हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपना पॉल साइंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेटोस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। इससे पहले मैं प्लेटो की एजुकेशनल थ्योरी और जस्टिस थ्योरी के ऊपर भी वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि जिसकी लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लेटो आदर्श राज्य की कल्पना करता था। प्लेटो आदर्श राज्य को जो है वास्तविकता व्यवहार में उतारना चाहता था। तो उसने अपने आदर्श राज्य के लिए एक न्याय व्यवस्था और शिक्षा पद्धति को नए सिरे से परिभाषित किया। उसी के साथ साथ एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था का प्रतिपादन किया जिसको हम प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत के रूप में जानते हैं। प्लेटो का मानना था कि न्याय तथा शिक्षा व्यवस्था के होते हुए भी वहाँ आकर्षण तथा सांसारिक समस्याएं दार्शनिक राजा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। इसीलिए प्लेटो दार्शनिक राजा के मार्ग में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं से उसको छुटकारा दिलाने की बात करता था, उसको छुटकारा दिलाना चाहता था। इसीलिए प्लेटो ने अपने साम्यवाद का प्रतिपादन किया, जिससे कि वो एक निष्पक्षता और त्याग भावना से अपना कर्तव्य निभा सके। जब हम प्लेटो की साम्यवाद को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद है उसके 3 आधार हैं। पहला मनोवैज्ञानिक आधार, दूसरा राजनीतिक आधार, तीसरा दार्शनिक आधार। तो हम सबसे पहले मनोवैज्ञानिक आधार को देखते हैं, साइकोलॉजिकल बेस। इसमें यह राज्य के पूर्ण और व्यक्ति को इकाई मानता है। प्लेटो का मानना है कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि जो व्यक्ति का अस्तित्व है वो राज्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है। इसी के कारण राज्य व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर से बताती हूँ कि जो प्लेटो है वो मानता था कि जो राज्य है उसका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि जो व्यक्ति का अस्तित्व है वो राज्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है। प्लेटो का मानना था कि साम्यवाद का सिद्धांत अपने आप में साध्य नहीं, बल्कि यह एक आदर्श राज्य की पूर्ति का साधन मात्र है। प्लेटो कहता था कि एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि संपत्ति तथा परिवार व्यक्ति को कमजोर बनाती है, और कई बार इन दोनों संस्थाओं के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही तरह से पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो आधार है उसको हम देख लेते हैं। प्लेटो का मानना था कि यदि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ होगी तो यह खतरनाक हो सकता है। इसीलिए इन दोनों शक्तियों को पृथक हाथों में देना चाहिए। वो शक्ति है आर्थिक और राजनीतिक। प्लेटो जो है वो आर्थिक शक्ति जो है वो संरक्षक वर्ग को देता था, और जो राजनीतिक शक्ति है वो शासक वर्ग को देने की बात करता था। अलग अलग हाथों में इन दोनों शक्तियों को देने की बात करता था। अब हम तीसरे आधार को देखते हैं, जिसमें प्लेटो का मानना है कि जिस तरह से ईश्वर की भक्ति में लगे एक साधक या सन्यासी को घर, पत्नी, बच्चे, संपत्ति या सांसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं होता, उसी प्रकार से एक राज्य के राजा का भी कर्तव्य है कि वो परिवार, बच्चे, संपत्ति, इन सब मोह माया से दूर हो जाए, जिससे वह अपने सभी प्रकार की जो है राज्य के लिए सभी प्रकार के कर्तव्य और कार्य बहुत अच्छे से निभा सकेगा। तो ये तीनों ही आधार जो है वो प्लेटो के साम्यवाद के हैं। अब हम प्लेटो के साम्यवाद की व्याख्या देखते हैं। तो प्लेटो अपने साम्यवाद को राज्य के 2 वर्गों को शासक वर्ग और सैनिक वर्ग तक ही सीमित रखता है। तीसरा जो वर्ग है उसके लिए उत्पादक वर्ग, उसके लिए साम्यवादी व्यवस्था की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता है। प्लेटो की यह साम्यवादी योजना 2 भागों में विभाजित है। पहला संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। तो जो पहला संपत्ति का साम्यवाद है उसमें प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति का निषेध करता है। वह इन दोनों वर्गों को सामूहिक रूप से राज्य का अभिभावक के नाम से संबोधित करता है। जो शासक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है उसको प्लेटो अभिभावक वर्ग के नाम से संबोधित करता है।
प्लेटो का मानना है कि संपत्ति एक बहुत बड़ा आकर्षण है जो किसी भी व्यक्ति को अपने पद से विचलित कर सकता है, इसीलिए इसका मिटाया जाना अति आवश्यक है। इसीलिए वह शासकों का व्यक्तिगत संपत्ति से स्वामित्व समाप्त करने की बात करता है। प्लेटो का मानना है कि यदि शासक को संपत्ति का अधिकार दे दिया जाएगा तो हो सकता है वह पद भ्रष्ट होकर अनेकों समस्याएं खड़ी कर दे। इसीलिए वह कहता है कि शासक को संपत्ति से अलग रखना ही सही होगा। साथ ही प्लेटो कहता है कि यदि शासक चाहे भी तो उसके पास कोई संपत्ति ना हो और शासक वर्ग में किसी चीज़ की इच्छा ना उत्पन्न हो तो शासक वर्ग भ्रष्ट होने का प्रयास नहीं करेगा। इसीलिए प्लेटो उन्हीं को शासन के कार्य सौंपने की बात करता है जो साहस और बुद्धि से संपन्न होते हैं। ठीक है, जो प्लेटो का साम्यवाद है वो सबके लिए नहीं, केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही है। ठीक है, और जो प्लेटो का उद्देश्य है, मतलब प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य है वो राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। यानी आर्थिक विषमता दूर करना नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था की जो बुराइयां हैं उसको दूर करना जो है प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य है। अकॉर्डिंग टू सेवाइन, प्लेटो के साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक है। ठीक है, अब हम जो दूसरा प्रकार है साम्यवाद का, परिवार अथवा स्त्रियों का साम्यवाद, उस पर बात करते हैं। प्लेटो का मानना था कि अभिभावक वर्ग के लिए निजी संपत्ति के निषेध के साथ साथ निजी परिवार का भी त्याग करना आवश्यक है। प्लेटो कहता है कि शासक वर्ग कुशलता के साथ कार्यों को कर सके और अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसके लिए आवश्यक है कि संपत्ति की मोह माया के साथ परिवार का जो मोह माया है उसको भी त्याग देना आवश्यक है। प्लेटो का मानना है कि परिवार का मोह संपत्ति के मोह से अधिक होता है, इसीलिए इसका त्याग करना आवश्यक है। क्योंकि प्लेटो का मानना था कि कई बार ऐसा होता है कि परिवार की मोह माया के चलते व्यक्ति सही गलत सभी प्रकार के कार्य करता है और सभी कार्यों के लिए वो तैयार भी हो जाता है। वो ये नहीं देखता कि सही क्या है और गलत क्या है, तो वो केवल मोह माया के कारण ही होता है। इसके साथ ही साथ प्लेटो परिवार के साम्यवाद का स्वरूप बताते हुए कहता है कि अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुष में से कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा। इट मीन्स प्लेटो का मानना था कि जो स्त्री होगी वो सबकी समान रूप से पत्नी होगी और जो उसकी संतानें होंगी वो सबकी समान रूप से संतानें होंगी। यानी जो माता पिता होंगी वो अपनी संतान को नहीं जान सकेंगे और जो संतानें होंगी वो अपने माता पिता को नहीं जान सकेंगे। प्लेटो अपनी इस योजना के पक्ष में कुछ तर्क देता है। पहला तर्क वो देता है कि अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्ति मिल जाएगी। जिस तरह से प्लेटो ने बताया कि जो स्त्री होगी वो सबकी समान रूप से पत्नी कहलाएगी और जो बच्चे होंगे वो समान रूप से सबकी संतानें कहलाएंगी, तो उस हिसाब से जो है पारिवारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा तर्क वो देता है कि राज्य में एकता स्थापित करने के लिए कि क्योंकि समान रूप से सारी स्त्रियां सभी पुरुषों की पत्नियां होंगी, सभी की समान संतानें होंगी, तो जो राज्य में है वो एकता स्थापित होगी। दूसरा तर्क उनका ये था। और तीसरा तर्क था कि स्त्रियों को समान रूप से स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिल जाएगा। प्लेटो के समय यूनान में जो है महिलाओं की स्थिति सही नहीं थी, जिसकी वजह से वह महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा अधिकार प्राप्त तथा समानता प्राप्त कराना चाहता था। इसीलिए प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर भी कहा जाता है। इस प्रकार से प्लेटो ने अपने संपत्ति विषयक साम्यवाद और पारिवारिक विषयक साम्यवाद की व्याख्या की है। तो निष्कर्ष रूप से अगर हम देखें तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए जिस साम्यवादी व्यवस्था की परिकल्पना की है वह व्यवहारिक रूप से या व्यवहारिक जगत में खरा नहीं उतरता है।